टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं उसके बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, भले कोई भी तरह का इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। या फिर अपन इसमें ये भी जानेंगे कि आप कहाँ वो पैसा डाल सकते हैं, मतलब हेजिंग करने के लिए अभी पैसा कहाँ लगाया जा सकता है, उसमें भी बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें, क्या हम लोग ने मार्केट का फॉल प्रिडिक्ट किया था क्या? नहीं। सबसे पहली बात, हम लोग ने कोई भी मार्केट का फॉल प्रिडिक्ट नहीं किया था, ना ही हम करना चाहते, बिकॉज टू प्रिडिक्ट द मार्केट फॉल्स इज टोटली इम्पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, अगर हम मार्केट का फॉल प्रिडिक्ट करने जाते तो हमें बहुत बार लगा कि मार्केट गिर जाएगा, बट अगर आप देखोगे लास्ट 6 महीने में कभी मार्केट इस तरीके से गिरा नहीं है। ठीक है, तो हम कभी मार्केट फॉल को प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज ये जो बुल मार्केट है, अगर आप मार्केट को फॉल प्रिडिक्ट करते तो हो सकता है आप जनवरी में भी बेच के निकल जाते, हो सकता है आप मार्च में भी बेच के निकल जाते, हो सकता है आप जून में भी बेच के निकल जाते। ठीक है, बहुत बार चीजें इस तरीके की लगती है, बट कभी भी मार्केट का फॉल यहाँ पे हम लोग ने प्रिडिक्ट नहीं किया। बस हम लोग ने ये जरूर बोला था कि इट्स टाइम टू बी कॉशियस, जो हम लोग ने बोला था लास्ट 19 सितंबर 2021 को। और उसके बाद हम लोग ने वीडियो भी बनाया था कि यहाँ पे कुछ टाइम टू बी कॉशियस इसलिए भी हो रहा था बिकॉज उसके बहुत सारे फैक्टर चल रहे थे, बट हम लोग ने कभी टाइमिंग पे बात नहीं करी। बट येस, इम्पेंडिंग एक ड्रॉडाउन तो देखने को मिल ही सकता था। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले अपन उनके रीजंस के बारे में जान लेते हैं, वो फॉल के रीजंस क्या क्या है। तो सबसे बड़ा जो रीजन आ रहा है वो है अर्निंग्स। अच्छा, अर्निंग्स क्या मतलब क्या हुआ, जो अपना रिजल्ट सेशन चल रहा है उसमें कुछ कंपनियों ने खराब रिजल्ट्स पोस्ट किए, जिसमें से HUL और एशियन पेंट्स जो कि जाइंट है, उन्होंने मार्जिन पे इंपैक्ट दिखाया है, मतलब उनके मार्जिन हिट हो गए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। उन दोनों ही कंपनीज ने एक बात बोली कि हमने सालों साल इस तरह का इन्फ्लेशन नहीं देखा, हमारे मार्जिन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। और आपको सभी को मैं बता दूं, जब जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो RBI क्या करती है, उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। और अगर इंटरेस्ट रेट RBI की बढ़ती है तो इंडिया का स्टॉक मार्केट या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट गिरता है। कुल मिला के राइज इन इंटरेस्ट रेट इज टोटली यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू राइज इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे अलग अलग चलते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अच्छा, RBI क्या रेट बढ़ाने की यहाँ पे सोच रही है क्या? नहीं। पहली बात तो ये, अभी इस साल में RBI रेट बढ़ाने की नहीं सोच रही है। ठीक है, बट यहाँ पे यूएस के मार्केट में टेपरिंग ऑफ चालू हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो हो सकता है यूएस के मार्केट में अगर जो जीरो इंटरेस्ट रेट है उसको यहाँ पे बढ़ा के, यहाँ पे अभी फेड की रेट अगर बढ़ा दी जाए तो यहाँ पे एक फर्दर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो वो थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि FIIs भी चिंतित हो रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू कट देयर पोजीशन नाउ, बिकॉज दे नीड टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द फर्दर राइज इन इंटरेस्ट रेट। अच्छा, इंटरेस्ट रेट राइज होने से क्या होता है कि एक आदमी को जो लोन लेके या फिर कहीं से भी पैसा लेके वो मार्केट में डाल रहा है, तो अब वो उसको अगर उस पर इंटरेस्ट देना है या फिर ज्यादा इंटरेस्ट देना है तो उसको यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट लग रही है। तो अब वो क्या देखेगा कि अगर मेरे को स्टॉक मार्केट से उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है तो मैं बेटर है कि मैं मेरा लोन चुका दूं और मैं मेरा पैसा पे कर दूं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज हुई थी। अच्छा, दूसरा क्या रीजन था, ग्लोबल मार्केट्स। अगर आपने देखा होगा लास्ट 2-3 महीने से हम लोग ने भी बहुत बार टेलीग्राम चैनल पे बताया उसके बारे में कि ग्लोबल मार्केट्स हैव बीन फॉलिंग। ठीक है, अगर अपन देखेंगे यूएस का मार्केट 5 से 10% से गिरा है, इवन एशियन एंड चाइना मार्केट भी गिरे हैं। उसके अलावा अदर मार्केट्स लाइक यूके और यूरोप के भी मार्केट्स में फॉल देखने को मिला था, बट इंडिया का मार्केट नहीं गिरा था। अच्छा, ये मार्केट के फॉल्स कोई बड़े इंपैक्ट के कारण थे क्या? अच्छा, चाइना को अगर अपन छोड़ दे तो किसी भी कंट्री में कोई भी इंपैक्ट इस तरीके का नहीं था। ठीक है, कोई फंडामेंटल रीजन नहीं था, बट क्या होता है कि एक बुल मार्केट कहीं ना कहीं तो जाके थमेगा ही, और उसके बाद थोड़ा बहुत एक है ना हेल्दी फॉल देखने को मिलता है। तो उस तरीके के फॉल यहाँ पे हुए थे। तो इन पेंडिंग इंडिया के मार्केट्स में एक फॉल देखने को बाकी था जो हो चुका है। वैल्यूएशंस, अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स की वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं, जिसमें से हमारे फेवरेट स्टॉक्स भी थे जिसका नाम है डीमार्ट और IRCTC। बट क्या आपको लगता है कि यहाँ पे IRCTC की वैल्यूएशन से ये सस्टेनेबल है? नहीं, हमको नहीं लगता। हमारे लिए IRCTC वाज अ बुलिश स्टॉक। ठीक है, वी वर बुलिश, बट 4000 के बाद क्या हुआ कि वो टोटली स्पेक्युलेटिव स्टॉक चला गया। वहीं पे डीमार्ट भी एक समय इतना बढ़ गया और उसके बाद थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला, बट सिंस आवर प्राइस और कॉस्ट जो है हमारी बहुत कम है तो हम उस पर ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। ठीक है, तो IRCTC और उस पर तो अलग बात करी जाएगी, बट क्या होता है, बात यह है कि वैल्यूएशन बहुत बहुत ज्यादा स्टीप हो चुकी है। फॉर एन एग्जाम्पल,
पारस डिफेंस की बात की जाए, वो 1200-1300 रुपए पे चला गया। हम लोग ने कल ही उसके बारे में शाम को पोस्ट किया था कि पारस डिफेंस में भी आईआरसीटीसी जैसा सेलिंग प्रेशर दिखेगा, और आज बिल्कुल वही हुआ। आज सुबह 5% का सर्किट दिखा के लोगों को ट्रैप किया गया और वापस 5% का सर्किट अभी लोअर लग गया है। तो दीज ट्रैप्स आपको यहाँ से मतलब है ना समझना पड़ता है। अर्निंग्स नहीं अच्छी आ रही है। अगर अपन देखें तो बैंक्स की अर्निंग्स अच्छी आई है, इसलिए अगर अपन देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर और बैंक स्टॉक्स यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, बट अदर कंपनीज ने इतनी अच्छी अर्निंग्स पोस्ट नहीं करी है। सिंपल जो रीजन है वो मार्जिन और इन्फ्लेशन के कारण हो रहा है। कुछ समय बाद मतलब इस हफ्ते हमारे पास फार्मा और आईटी कंपनीज के भी रिजल्ट्स आएंगे, फर्दर आईटी कंपनीज के आएंगे। आईटी कंपनीज में भी जिनके रिजल्ट आए थे ठीक ठाक आए थे, इतने खतरनाक नहीं आए थे। तो फार्मा कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे तो हो सकता है कि उसमें भी यहाँ पे एक फर्दर इंपैक्ट देखने को मिले, बिकॉज यूएस में प्राइस इरोजन हो रहा है। प्राइस इरोजन का मतलब होता है कि वहां पे मेडिसिन की प्राइस कम होती जा रही है। चाइना में कोविड आउटब्रेक है, तो वो सारी चल रही है, तो उसका एक पॉसिबल आउटब्रेक के कारण भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो दैट इज दीज आर द फ्यू ऑफ द रीजंस जो यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं मार्केट फॉल को। अब दूसरी बात कि मार्केट कहां तक गिर सकता है। देखो, अगर आप मुझसे पूछते हो कि निफ्टी का जो लेवल क्या है अभी, मतलब सही लेवल क्या है कि जहां पे हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए या फिर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अभी अपना इंडिया का जो निफ्टी है 18,600 से 18,150 के आसपास आया है। लगभग 500 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है। 500 पॉइंट के फॉल हमें इस मतलब 6 महीने लास्ट जनवरी से लेकर अभी तक काफी बार देखने को मिले थे, बट हर बार 500 पॉइंट के बाद यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला था। बट मेरा यहाँ पे क्या मानना है, ओवरऑल अभी भी यहाँ पे जो निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है, अभी अगर अपन देखें तो 18,000 का एक पहला सपोर्ट है, फिर 17,800 और 17,500 एक सपोर्ट है। ठीक है, अगर 17,500 का अपन तोड़ के फिर नीचे चले गए तो यहाँ पे एक बियर रन की शुरुआत हो जाएगी। आप कह सकते हो कि वो एक यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द बियर रन है, बट उससे पहले एक ये जेनरिक और एकदम हेल्दी फॉल है जो कि अपने को यहाँ पे बाय ऑन डिप्स के लिए यहाँ पे स्टॉक्स बनते हैं, उस पर भी बात करेंगे। बट यहाँ पे 18,000 एक जो फॉल है, मैं उसमें क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस तरीके के 500 पॉइंट के फॉल बहुत बार देखे गए और वहां से एक अपसाइड देखने को मिली है। लास्ट सबसे बड़ा जो फॉल आया था निफ्टी में 1,000 पॉइंट से भी ज्यादा का फॉल, तो वो आया था बजट के आसपास। ठीक है, तो उसके बाद से कभी है ना अपन ने वो फॉल देखा ही नहीं है, और जितने भी नए इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको ये है ना आदत ही नहीं है कि 500 पॉइंट का फॉल भी हो सकता है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग हमें यहाँ पे क्वेरीज भेजते हैं या फिर व्हाट्सएप करते हैं कि मार्केट क्यों गिर रहा है। उनके लिए मेरा एक ही जवाब है कि आप पहले हमें ये रीजन बताइए मार्केट क्यों बढ़ रहा है। अगर आप बढ़ने का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो आप यहाँ पे टूटने का क्वेश्चन भी मत पूछिए। क्यों मार्केट बढ़ रहा था, क्यों आईआरसीटीसी बढ़ रहा था और क्यों आईआरसीटीसी गिर रहा है, किसी को नहीं पता। टोटली स्पेक्युलेटिव गेम्स है। ठीक है, अब मार्केट्स में बहुत ज्यादा स्पेक्युलेशन ज्यादा काम करते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे को आपको समझानी थी। तो ये अपने सपोर्ट लेवल्स की बात होगी। रेजिस्टेंस अपना कहाँ पे आ रहा है, 18,500 और 18,650 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। उसको फर्दर क्रॉस करने के लिए अपने को अर्निंग्स बहुत ज्यादा अच्छी लानी पड़ेंगी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज की। बट अभी अगर अपन देखें टीसीएस और या फिर एचयूएल या फिर एशियन पेंट्स या फिर अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर एचडीएफसी बैंक वगैरह की जो अर्निंग्स थी इतनी ज्यादा मार्केट को इंपैक्ट नहीं कर पाई। तो निफ्टी में अब धीरे धीरे निफ्टी में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी अर्निंग्स आ गई है, वो इंपैक्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, और अगर अपन देखें उनके पीयर्स की भी अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं होगी, बिकॉज लीडर्स की अर्निंग्स अच्छी नहीं है तो पीयर्स की भी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही है 18,500 18,600। अब उसके लिए कुछ नया ट्रिगर चाहिएगा इंडिया के मार्केट्स को कि अब क्यों बढ़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई है। अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो वो लोग जो 2-3% के फॉल से अगर उनको प्रॉब्लम होती है, अगर उनको लगता है बहुत ज्यादा टेंशन है, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक और चीज बता सकता हूं कि देखिए, मार्केट में आपको है ना इतना मान के चलना है कि आप कोई किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग करते हो कि 10% का फॉल या 20% का फॉल तो आ सकता है। और दूसरी चीज ये कि जो स्टॉक ज्यादा बढ़े वो ज्यादा गिरेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आईआरसीटीसी ज्यादा बढ़ा था, ज्यादा गिरा। कैम्स की अगर अपन बात करें वो इतना नहीं बढ़ा था, ना ही इतना टूटा है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है जो अपने को यहाँ पे समझनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे बॉटम फिशिंग करनी है क्या? बिल्कुल नहीं, अभी के लिए बॉटम फिशिंग किसी भी स्टॉक में नहीं करनी है। बॉटम फिशिंग कैसे करें? अच्छा, बॉटम फिशिंग उन लोग को तो बिल्कुल नहीं करनी है जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं। क्योंकि पहले आप मार्केट का बढ़ने का वेट कीजिए। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर अपन बात करें अभी अपना लॉरस लैब्स की बात कर लेते हैं, जो कि अभी स्टॉक 540 के आसपास चल रहा है, काफी ज्यादा फॉल देखने को मिला। पहली बात तो उसकी अर्निंग्स आएंगी,
तो अर्निंग्स के बाद ही एक बड़ी पोजीशन ले। उससे पहले कब पोजीशन ले? जब वो स्टॉक एकदम से 30 से 40 रुपए बढ़ जाए। मतलब 30 से 40 मतलब क्या हुआ? 10%, 5% बढ़ जाए, तो आप उसमें एक पोजीशन बनाए, ठीक है। बट मेन पोजीशन तभी बनाए जब अर्निंग्स अच्छी आए, ठीक है, या फिर अर्निंग्स के बाद ही बनाए। क्योंकि देखिए क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज है ना, जब अर्निंग्स पोस्ट करती है उसके बाद उनकी 3 महीने का मूवमेंट उन अर्निंग्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि डॉक्टर रेड्डी लैब्स ने लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट खराब परफॉर्म दिए, खराब रिजल्ट पोस्ट किए थे। उसके बाद से उनने 3 महीने तक मार्केट को अंडर परफॉर्म किया बुरी तरीके से, और अभी तक वो रिकवरी नहीं आई है डॉक्टर रेड्डी में। वैसे ही इस समय अभी क्या हुआ, एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स खराब आए हैं, तो हो सकता है अगले 3 महीने तक उसकी अंडर परफॉर्मेंस रहेगी। बट अगर यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस तरह के स्टॉक्स में घुसने के लिए, ठीक है। तो जो 1 साल से ज्यादा का सोचते हैं, 1 साल से ज्यादा का बड़ा आउटलुक रखते हैं, जिनके पास है, तो वो यहाँ पे इस फॉल में बिल्कुल बिल्कुल पैसा लगाइए, आपका एक अच्छा खासा गेन बनेगा। देर इज नो बिग सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द इंडियन मार्केट्स। ओवरऑल स्ट्रक्चरली कोई भी चीज यहाँ पे वीक नहीं है। ओवरऑल अपनी अगर देखेंगे तो वैक्सीनेशन वगैरह भी हो गया है, काफी चीजें अच्छी चल रही है, दिवाली का माहौल है, तो ओवरऑल इंडिया के मार्केट्स में फर्दर बाइंग तो दिखने को मिलती ही है। एक और बोलना चाहूंगा कि इस मार्केट में जो भी आप लोग पैसा लगा रहे हैं ना, हमेशा स्टैगर्ड बाइंग स्टैगर्ड सेलिंग करें। उसके पीछे क्या रीजन रहता है, मतलब स्टैगर्ड बाइंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपको कोई भी कंपनी में 60,000 या 50,000 रुपए लगाने हैं, तो एक साथ 50,000 रुपए एक दिन में एक भाव पे ना लगाए। स्टार्ट करें केवल 5,000 रुपए से, धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में 5,000 रुपए लगाए, फिर 5,000 लगाए, फिर 5,000 लगाए, अब वो स्टॉक एकदम से गिर गया, तो आप यहाँ पे ये मान लीजिए कि अब वो स्टॉक को पहले रिकवर होने में ही टाइम लग जाएगा। तो अगर आपने 50,000 एक साथ लगा दिए होते तो आप ऑलरेडी 5-5% के लॉस में चले जाते, ठीक है। आईआरसीटीसी में लोगों ने इसी तरीके की गलती करी है, और कभी भी एक साथ एक जगह पे इतना सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग में विश्वास रखते हैं, तो प्लीज आप है ना स्टॉप लॉस के साथ काम करें, ठीक है। हम लोग जनरली कभी भी स्टॉप लॉस बुक करने के लिए नहीं बोलते, बिकॉज हम लोग स्टैगर्ड बाइंग में सजेस्ट करते हैं। अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा गिर जाता है तो हम लोग उसमें वापस एक यहाँ पे उसके अंदर अपन एक एवरेज आउट करते हैं। बट अपने को उस तरीके से काम करना चाहिए कि आप है ना थोड़ा बहुत कैश में हमेशा चले, सारा पैसा कभी ना लगाए। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे हर बार मैं बोलते आ रहा हूँ, और लास्ट 2-3 वीडियोस में इन बारे में बहुत सारी बातें हुई है। अगर आप रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको लग रहा होगा ये बात सारी सेम है, तो बिल्कुल यही चीज है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ बात और भी है जो मैं हर बार बोलता हूँ कि लार्ज कैप में आपका जो एक्सपोजर है वो ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू अगर अपन स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें। ऑलरेडी मैंने लास्ट 2-3 वीडियोस में स्मॉल कैप और मिड कैप पे यहाँ पे कंसर्न्स रेज किए थे। अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा फॉल देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स। तो उसमें अपना एक्सपोजर मेरे हिसाब से आइडियली क्या होना चाहिए, एक नया इन्वेस्टर है तो उसके लिए यहाँ पे 70% लार्ज कैप में पैसा लगा होना चाहिए, बाकी 30% मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा होना चाहिए। लार्ज कैप से मेरा मतलब वापस यही है कि देखिए आईआरसीटीसी मेरे लिए लार्ज कैप कैटेगरी में नहीं आता है, पहली बात तो ये, दो उसका मार्केट कैप ज्यादा है। बट मेरा लार्ज कैप से मतलब है यहाँ पे ब्लू चिप कंपनीज, ठीक है। ब्लू चिप कंपनीज में आप कह सकते हैं डीमार्ट आ जाएगा, और एशियन पेंट्स तो बिल्कुल आएगा ही, एचयूएल, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक। ब्लू चिप स्टॉक्स में अपन पैसा लगाएंगे, वो अपना मेन होता है, ठीक है। अदर लार्ज कैप्स जो एकदम से बने हैं उनमें बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जो ज्यादा बढ़ रहा है वो ज्यादा तेजी से गिर भी सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, कुछ की लर्निंग्स थी जो अपने को यहाँ पे करनी थी। अच्छा, मार्केट से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जब बाजार गिर रहा है ना, तो सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूँ, बाजार को कम देखो, ठीक है। डोंट वॉच प्राइजेस फ्रीक्वेंटली। तो आपका है ना इमोशंस कंट्रोल रखने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है। आप ज्यादा देखेंगे, ज्यादा प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पे आप है ना एक्शंस लेंगे, उनको अपने को कम करना है एंड मूव टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग रेदर देन ट्रेडिंग, बिकॉज ट्रेडिंग कुड बी हार्मफुल। तो ये सारी चीजें रहती है। तो चलिए, अच्छा, इसके बाद हम लोग एक आईआरसीटीसी पे भी वीडियो के बात करेंगे कि आईआरसीटीसी में क्या हुआ और क्या करना चाहिए, वो सारी चीजों पे भी हम लोग बात करेंगे। वो शायद वीडियो आज शाम तक आपको देखने को भी मिल जाए। थैंक यू सो मच।